दोस्तों, मुझे लगता है कि बीते कई महीनों में मैंने साउथ इंडियन सीरीज को एक्सप्लेन किया है और हमें अब इस कंटेंट को थोड़ा शिफ्ट देने की जरूरत है। इसलिए अब मैं आपके सामने हर देश की जबरदस्त सीरीज को लेकर आऊंगा जिन्होंने पिछले सालों में पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। तो आज जिस सीरीज को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ब्रिटिश सीरीज है जिसके क्रिएटर हैं स्टॉक फ्रैंक और चांदनी लखानी। ये जबरदस्त सीरीज एक डेनिश राइटर जस्सी एडलर की लिखी नॉवेल लॉक्ड इन पर बेस्ड है और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 और रोटेन टोमेटोज पर इसको 88% की फ्रेश रेटिंग भी मिली हुई है। इसी साल इसका फर्स्ट सीजन आया है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बाद इसका अगला पार्ट एक दिन बाद ही आ जाएगा जिसमें इसके बाकी के 4 एपिसोड्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, इंट्रो काफी लंबा हो गया इसलिए सीधा चलते हैं इस सीरीज की तरफ। तो पहला एपिसोड शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि देश में जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिसिया बल और सरकार दोनों ही परेशान हैं। इसलिए पुलिस महकमे ने सोचा कि भाई नए केसेस को सॉल्व करने के लिए तो हालिया पुलिस है, लेकिन जो केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं या किसी वजह से बीच में ही बंद हो गए, हमें उन पर भी काम करना होगा ताकि उस वक्त के गुनहगार एक बार फिर से पुलिस के रेड जोन में आ जाएं और साथ ही जनता के बीच पुलिस को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज भी पहुंच जाए कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है। इसलिए जब पुलिस इसके लिए सरकार को बोलती है तो सरकार भी फौरन राजी हो जाती है, क्योंकि क्राइम्स कम होंगे तो सरकार की भी पूरी वाहवाही होगी। और इसी तरह पुलिस और सरकार मिलकर बनाते हैं डिपार्टमेंट क्यू, जिसमें क्यू का मतलब है कोल्ड केसेस, यानी वो पुराने केसेस जो बंद हो गए थे। तो अब कुछ चुनिंदा लोग इन केसेस पर काम करेंगे, लेकिन ये सब कितना पेचीदा और सस्पेंस भरा होगा वही देखेंगे अब आने वाले वक्त में। तो पहले एपिसोड की शुरुआत लेथ पार्क नाम की जगह से होती है, जहां 3 पुलिस ऑफिसर्स एक आदमी के मर्डर की जांच कर रहे होते हैं। यहाँ पर 2 अनुभवी डिटेक्टिव्स कार्ल और हार्डी, जो बहुत सालों से पुलिस के लिए डिटेक्टिव का काम करते थे, वो घटना स्थल को बारीकी से परखते हैं, जबकि इनके साथ में मौजूद तीसरे ऑफिसर एंडरसन ने महज 3 महीने पहले पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। हम देखते हैं कि एंडरसन उनकी हर बात अपनी बॉडी कैम में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जबकि कार्ल अपने साथ हार्डी को अपनी थ्योरी समझाता है कि कातिल ने शायद विक्टिम को कैसे मारा होगा। तभी कार्ल अचानक एंडरसन से कहता है कि तुम घर की तलाशी लो, लेकिन किसी चीज को छूना मत। इसके बाद एंडरसन जैसे ही किचन की ओर बढ़ता है तो इतने में एक काले कपड़े और मुखौटा लगाया आदमी उसके सामने आ जाता है और आते ही इन तीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। यानी ये हमला करने वाला आदमी इन लोगों से पहले वहां मौजूद था और इन तीनों को इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। खैर, अब तीनों ऑफिसर्स बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसके बाद वो कातिल कार्ल के पास आता है और देखता है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। फिर कार्ल भी उसे घूरता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मैरिट नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपने फोन पर एक अनजान वॉइस मैसेज सुन रही होती है। उस मैसेज में कोई उसे जान से मारने की धमकी दे रहा होता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन फिर वो कोर्ट रूम में पहुंचती है, क्योंकि वकील होने के नाते उसे आज फिंच नाम के आरोपी के खिलाफ केस लड़ना था, जिस पर अपनी पत्नी के मर्डर करने का इल्जाम है। अब सुनवाई शुरू होते ही मैरिट फिंच से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, लेकिन फिंच हर आरोप से साफ इनकार करता है और अपनी बातों से कोर्ट में मौजूद हर शख्स को ये यकीन दिलाने लगता है कि वो बेकसूर है। फिर पहली सुनवाई खत्म होने पर मैरिट बाहर आती है, जहां क्राउन ऑफिस में उसके साथ काम करने वाला लियाम नाम का एक आदमी उसे आकर मिलता है। असल में क्राउन ऑफिस वो जगह है जहां पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय किया जाता था कि किसी सस्पेक्ट के खिलाफ केस बनाना है या नहीं। खैर, अब लियाम उसे समझाता है कि आज तुमने जिस तरह से केस लड़ा उससे फिंच कोर्ट की नजरों में नेक इंसान बन गया है और अगली सुनवाई में शायद उसकी रिहाई भी हो सकती है, इसलिए इस केस पर ध्यान दो। इतना कहकर लियाम वहां से चला जाता है, जबकि इतने में वहां मैरिट का सुपरवाइजर स्टीफन भी आ जाता है। असल में उसने ही मैरिट को ये केस सौंपा था, क्योंकि वो बहुत ही काबिल वकील थी। लेकिन हम जानते हैं कि उन धमकी भरे मैसेजेस की वजह से मैरिट का ध्यान कहीं और था, जिस वजह से केस से जुड़े सवाल ठीक तरह से फिंच के सामने नहीं रख पाई। अब स्टीफन उसे डांटता है कि मैंने ये केस तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए दुआ करो कि फिंच रिहा ना हो, वरना सब तुम्हें ताने मारेंगे और हमारी रेपुटेशन अलग से खराब होगी। इसके बाद सीन वापस से कार्ल पर आता है, जो आज अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए क्लिनिक आता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज डॉक्टर की जगह उनकी असिस्टेंट रेचल बैठी होती है। फिर उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि उस गोलीबारी में कार्ल और हार्डी बच तो गए थे, लेकिन उनका नया साथी एंडरसन मारा गया
और साथ ही हार्डी की आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। हालांकि कार्ल को भी एक गोली उसके गले में लगी थी, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गया। पर अब विभाग ने कार्ल को हर हफ्ते क्लिनिक आने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि उस हादसे का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और वो खुद को पूरी तरह से कसूरवार मानता है। अब रेचल उसे समझाती है कि तुम्हारा बर्ताव देखकर लगता है कि यहाँ आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद को ठीक करना ही नहीं चाहते। कार्ल भी उसकी बातों से सहमत होता है, जिसके बाद रेचल उसे गुस्सा काबू करने के लिए एक स्ट्रेस बॉल थमाकर विदा कर देती है। फिर कार्ल वही बॉल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी हेड ऑफिसर मोरा उनके केस की जांच पर फोकस कर रही होती है। असल में उस केस में पुलिस को एक गवाह मिली थी, जिसका नाम कैरोलिन है, और उसने कातिल को घर से भागते हुए देखा था। पर हम देखते हैं कि वो पहले गवाही देने को तैयार थी, लेकिन अब साफ मना कर रही है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन रूम में डिटेक्टिव लोगन कैरोलिन से पूछताछ कर रहा होता है। असल में वो जानना चाहता था कि अचानक कैरोलिन गवाही देने से मना क्यों कर रही है, और क्या किसी ने उसे कोई धमकी दी है। लेकिन कैरोलिन साफ साफ जवाब नहीं देती और चुप्पी साध लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस स्टेशन में कार्ल आता है, तो हर कोई उसको हैरानी से घूर रहा होता है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि गले में गोली लगने के बावजूद महज 4 महीनों में वो पूरी तरह से ठीक होकर काम पर लौट आएगा। अब यहाँ कार्ल सबसे पहले अपनी पुरानी पार्टनर रोज से मिलता है। फिर रोज से बात करने के बाद वो उससे मोरा के बारे में पूछता है कि मोरा ने ही उसे आज स्टेशन बुलाया था। फिर कार्ल मोरा के पास पहुंचता है, जहां वो डिटेक्टिव लोगन भी मौजूद था। अब कार्ल सीधे कहता है कि तुम 4 महीने से ये केस हैंडल कर रही हो, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब से मैं खुद इस केस को संभालूंगा और इसको जांच करूंगा। लेकिन मोरा इस पर साफ मना कर देती है और कहती है कि विभाग के कुछ नियम हैं, और उनमें से एक ये है कि कोई भी ऑफिसर अपना पर्सनल केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसके बाद कार्ल चुपचाप एंडरसन के बॉडी कैम रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जो वो उस वक्त कर रहा था जब ये तीनों क्राइम सीन पर गए थे, जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। असल में कार्ल का मानना था कि शायद मास्क वाले कातिल के खिलाफ उस वीडियो में कोई सुराग मिल जाए, पर रिकॉर्डिंग देखते देखते कार्ल 4 महीने पुराना हादसा याद करने लगता है। दरअसल उस दिन वो और हार्डी किसी दूसरे केस पर थे, लेकिन लंच टाइम में उन्हें पास में हुए एक मर्डर की खबर मिली। अब इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन का शौक था, इसलिए वो तुरंत घटना स्थल पहुंच गए। घटना स्थल पर एंडरसन पहले से मौजूद था, जो अपनी टीम के आने का वेट कर रहा था। लेकिन जब कार्ल और हार्डी अंदर जाने लगे, तो एंडरसन ने पूछा कि आप दोनों दूसरी टीम से हो, तो क्या आपका यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना ठीक होगा? तो इस पर कार्ल ने हंसकर कहा कि बस थोड़ी चेकिंग करके चले जाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद कार्ल ने एंडरसन से पूछा कि इस मर्डर की खबर कैसे मिली थी। तो एंडरसन ने बताया कि मृतक की बेटी का फोन आया था कि 2 दिन से उसके पापा फोन नहीं उठा रहे। उसका कहना था कि उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं होगी, इसलिए प्लीज घर जाकर देखिए। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि किसी ने बेरहमी से इनका मर्डर कर दिया। तो यही सुनकर कार्ल और हार्डी अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने लगे, जबकि एंडरसन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगा। और इसके बाद क्या हुआ वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां कार्ल बार बार वही रिकॉर्डिंग देखता रहता है, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके हाथ नहीं लगता। फिर वो उस केस से जुड़े सबूतों की फाइल खंगालने लगता है, जो असल में वही पास बैठे ऑफिसर्स विल्सन और क्लार्क ने कलेक्ट किए थे। उन्हीं सबूतों में कार्ल की नजर कातिल की कार की फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उन दोनों ऑफिसर्स से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने सब अच्छे से चेक किया? तो विल्सन कहती है कि अब क्या फायदा, क्योंकि कैरोलिन तो गवाही देगी नहीं। पर तभी कार्ल उनकी बातें अनसुनी करके फिर से वो फोटो देखता है, जहां उसे कार के पिछले टायर के पास मैकडॉनल्ड्स का मिल्क शेक कप नजर आता है, जो पहले नहीं था। इसके बाद कार्ल विल्सन से कहता है, ये कप कातिल का लगता है, इसलिए तुम लोग अभी मैकडॉनल्ड्स जाओ और वहां के सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है कि वो काले कपड़ों वाला शख्स हमें वहां दिख जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरा अपने ऑफिसर्स से बात कर रही होती है। उसके साथ जोनाथन नाम का ऑफिसर भी होता है, जो उसे बताता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी एक नया डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं, वो भी सिर्फ पुराने अनसुलझे केसेस सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने तुम्हारे विभाग को चुना है, जिसमें वो डिपार्टमेंट ऐड किया जाएगा। अब पहले तो मोरा इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि पहले से ही हमारे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, और साथ में लोगों के सामने हमारी इमेज भी कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए आप किसी और डिपार्टमेंट को अप्रोच करो। लेकिन जब उसे सरकार द्वारा इस काम के लिए दी जा रही बजट की मोटी रकम का पता चलता है, तो वो इसके लिए एकदम से मान जाती है। इधर कार्ल पुलिस स्टेशन से निकलकर हॉस्पिटल जाता है, जहां वो डेली हार्डी से मिलने आता था। वो उससे कहता है कि 4 महीने हो गए हैं, लेकिन विभाग में कुछ भी नहीं बदला।
वहां सब अपने फायदे को देखते हैं, किसी को हमारे केस की नहीं पड़ी। अब हार्डी चुपचाप ये सुनता रहता है और कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी तक अपने दिमाग से उस हादसे के गम को निकाल नहीं पाया था। ऊपर से उसका पैरालाइज्ड शरीर उसे बार बार डिप्रेशन की ओर धकेल रहा था। अब अगले सीन में हम वापस मैरिट को देखते हैं, जो अपने घर पर अपने भाई विलियम के साथ टीवी देख रही होती है। हम नोटिस करते हैं कि इस विलियम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती और वो कुछ भी बोल समझ नहीं पाता। इसलिए उसकी देखभाल के लिए मैरिट ने क्लेयर नाम की लेडी को रखा हुआ था। अब रात को विलियम के सो जाने के बाद मैरिट फिर से लैपटॉप खोलकर उस अनजान आदमी के धमकी भरे मैसेजेस को बार बार पढ़ती है और उसे समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो शख्स चाहता क्या है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर अगला सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां अकरम नाम का आईटी एक्सपर्ट मोरा से मिलने आता है। वो उसे डिपार्टमेंट में जॉब मांगता है, लेकिन मोरा ये कहते हुए मना कर देती है कि फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मोरा कार्ल से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब से तुम हमारे नए डिपार्टमेंट के हेड होंगे, जहां तुम्हें सालों से अनसुलझे केसेस सॉल्व करने होंगे। ये सुनकर कार्ल मुस्कुराते हुए कहता है, वाह क्या बात है, तो अब मेरा खुद का डिपार्टमेंट होगा। वो मोरा से पूछता है, मेरे अंडर कितने लोग काम करेंगे? तो मोरा समझाती है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद इतने होशियार हो कि हर केस को सॉल्व कर लोगे। और ये कहकर वो कार्ल को ऑफिस की चाबी थमा देती है, जो पुलिस स्टेशन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर था। फिर कार्ल जब वहां पहुंचता है तो वो जगह किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास अब खुद का स्पेस था। अब थोड़ी देर के बाद रोज वहां ढेर सारी फाइल्स लेकर आती है और कहती है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि इनमें से कोई एक केस चुन लो और काम पर लग जाओ। लेकिन कार्ल उसकी बात अनसुनी करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने दिमाग के हिसाब से काम करता था। अब अगले सीन में हम मैरिट को देखते हैं, जो फिंच के केस की दूसरी सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में होती है। यहाँ जज सभी दलीलों के बाद अपना फैसला सुनाता है, जिसे सुनकर मैरिट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फैसले में फिंच को बेकसूर बताकर रिहा कर दिया जाता है। यानी जिस बारे में लियाम और स्टीफन ने उसे पहले समझाया था, आज वही हुआ। फिर हम देखते हैं कि डरी सहमी मैरिट कोर्ट से बाहर भागती है और फौरन कार में बैठकर ड्राइवर से कहती है कि जल्दी मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तभी अचानक उसे उस अनजान आदमी के मैसेज फिर से आने लगते हैं कि तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। इधर हम अकरम को देखते हैं, जो कार्ल के ऑफिस में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नया असिस्टेंट हूँ। उसे देखकर कार्ल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ हार्डी के साथ काम करना पसंद था। लेकिन तभी उससे थोड़ी बातचीत करते वक्त उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है, जिसके बाद कार्ल दौड़ता हुआ हार्डी से मिलने पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि हार्डी ने खुद को मारने की कोशिश की थी। अब कार्ल उसे कुछ समझा पाता, इतने में हार्डी की फैमिली वहां आ जाती है और कार्ल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरिट जब रात को अपनी कार से उतरकर घर की ओर जा रही होती है, तभी उसकी नजर पास खड़ी एक कार पर पड़ती है, जो उसको देखते ही वहां से निकल जाती है। फिर घर में घुसते ही उसे पता चलता है कि विलियम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और उसके अकेले रहने की वजह से दिन पर दिन उसका एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब मैरिट उससे कहती है कि मैं भी रोज की भाग दौड़ से थक गई हूँ, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें। तो विलियम इसके लिए मान जाता है और बाहर जाने की बात पर खुश हो जाता है। इधर अकरम कार्ल के ऑफिस में कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है। तभी कार्ल आता है और उससे कहता है कि तुम्हें फाइल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इनको अरेंज कर दो ताकि मुझे इनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। उधर हम देखते हैं कि मैरिट विलियम को लेकर शिप से महोर नाम की जगह पर जा रही होती है, जबकि दूसरी तरफ कार्ल हार्डी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो हार्डी को अपने नए डिपार्टमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि वो मेरा नहीं, हमारा डिपार्टमेंट है। अब हम दोनों मिलकर उन केसेस को सॉल्व करेंगे, यानी अब तुम्हारे पास जीने की नई वजह है, इसलिए दोबारा से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर हार्डी उससे कहता है कि पहले तुम मेरे लिए एक ठंडी बियर लेकर आओ, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। उधर हम देखते हैं कि अकरम फाइल्स अरेंज करके उनमें से एक केस चुनता है, जो उसके हिसाब से कार्ल के लिए एकदम परफेक्ट था। यहाँ शिप पर मैरिट उन अनजान मैसेजेस से तंग आकर फोन को पानी में फेंक देती है, जिसे देखकर विलियम भी पानी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिट उसे रोक लेती है। पर इसी बीच विलियम खुद पर से काबू खोकर गुस्से में मैरिट को थप्पड़ मार देता है। उधर हम देखते हैं कि कार्ल अपने ऑफिस लौटता है तो वो अकरम की चुनी उन केस फाइल्स को देखता है। अब वो उसे ऊपर ऊपर से पढ़कर कहता है कि ये औरत तो 4 साल पहले गायब हो गई थी, अब तो जिंदा भी नहीं होगी। लेकिन अकरम उससे कहता है
कि मुझे लगता है कि वो लेडी जिंदा हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ से पहले अपने देश सीरिया की पुलिस में था, जहाँ मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं। पर कार्ल को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी बात को अनसुनी करके वो फाइल वहीं पटक देता है। और दोस्तों, यहाँ हम देख पाते हैं कि जिस लेडी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, वो फाइल असल में मैरिट की थी, जो पिछले 4 साल से मिसिंग थी। यानी अभी तक हम जो मैरिट की कहानी देख रहे थे, वो 4 साल पहले की थी और अब उसको लापता हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं। पर इत्तेफाकन ये केस अब इन फाइल्स के साथ कार्ल के पास आया है, जिसको अकरम ने रैंडमली अपने हिसाब से कार्ल के सामने रख दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं कि मैरिट अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे किसी ने एक अजीब चैम्बर में कैद करके रखा है। अब जैसे ही वो अपने बेड से उठती है, तभी उसे स्पीकर्स से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मैरिट, तुम कैसी हो। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत कार्ल और अकरम से होती है। वो दोनों मैरिट के लापता होने की अलग अलग थ्योरीज बना रहे होते हैं, जिस पर कार्ल कहता है शायद शिप पर किसी ने उसे धक्का दे दिया होगा, जिससे वो पानी में गिरकर मर गई और कभी भी नहीं मिली। लेकिन अकरम इससे सहमत नहीं होता। वो जवाब देता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो शिप के 18 कैमरों में से किसी में तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर मिलती, जबकि केस फाइल के हिसाब से वहां की फुटेज में कुछ भी नहीं था। यानी यहाँ पर उसकी किडनैपिंग की संभावना ज्यादा है। इस तरह अब ये दोनों यूं ही बहस करने लगते हैं कि तभी मोरा वहां आ जाती है। अब वो कार्ल से पूछती है कि तुम लोगों ने केस चुना या नहीं, क्योंकि मुझे मीडिया को भी बताना है। लेकिन कार्ल इस पर चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद मोरा वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अकरम उसे मैरिट की फाइल उठाकर देते हुए कहता है कि ये केस इन्होंने चुना है और अब ये इस केस पर काम करेंगे। फिर मोरा वो फाइल देखकर मुस्कुराती है और कहती है, एकदम परफेक्ट, मैरिट एक मशहूर वकील जो कि 4 साल से गायब है, यानी न्यूज हेडलाइंस के लिए एकदम बेस्ट कवरेज। वेल, जो भी है, लेकिन तुम लोग जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार करो। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद कार्ल डिटेक्टिव लोगन के पास जाता है, जहां वो उससे फेरगस नाम के ऑफिसर का पता पूछता है, क्योंकि 4 साल पहले मैरिट का केस फेरगस ने ही हैंडल किया था। अब लोगन उसे उसका पता दे देता है, जिसके बाद कार्ल फौरन फेरगस से मिलने आ जाता है। वहां फेरगस उसे बताता है कि मैरिट एक वकील थी, इसलिए उसके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी थी और हर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। साथ ही उसको आखिरी बार उसके भाई विलियम ने ही शिप पर देखा था, जिसके बाद से उसका आज तक कोई पता नहीं और ना ही उससे जुड़ा कोई सुराग हमें मिला। अब विलियम का नाम सुनते ही कार्ल अकरम को लेकर एगली हाउस नाम की मेडिकल फैसिलिटी पहुंचता है, जहां दिमागी मरीजों को रखा जाता है। और मैरिट के गायब होने के बाद से विलियम को भी वहीं रखा गया था। यहाँ वो डॉक्टर वैलेंस से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे विलियम से मिलना है। लेकिन वैलेंस उससे ये कहते हुए मना कर देती है कि पहले भी एक पुलिस वाला आया था और उस वक्त मैरिट का नाम सुनते ही विलियम की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वो ये रिस्क दोबारा से नहीं ले सकती। हालांकि कार्ल उसे धमकाता है कि नहीं मानी तो अगली बार वारंट लेकर आऊंगा, पर वैलेंस उसकी बात को नजरअंदाज करके कार में बैठकर चली जाती है। अब अकरम कार्ल को बताता है कि हर हफ्ते क्लेयर नाम की औरत मिठाई कपड़े लेकर विलियम से मिलने आती है, जिस पर कार्ल हैरान होता है कि ये बात वैलेंस ने तो बताई ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता? तो अकरम मुस्कुराता है कि मैंने बाहर रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। असल में दोस्तों, क्लेयर वही थी जिसे मैरिट ने विलियम की देखभाल के लिए रखा था। वेल, अब ये दोनों क्लेयर के घर पहुंचते हैं और उससे मैरिट के बारे में पूछताछ करते हैं। क्लेयर उनसे कहती है कि मैरिट अकेला रहना पसंद करती थी और ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, जिस वजह से उसके बारे में या उससे जुड़ी किसी चीज के बारे में बता पाना बेहद मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर लगता है कि विलियम से परेशान होकर वो भाग गई होगी तो ये फैक्ट गलत है, क्योंकि विलियम के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उसे बहुत प्यार करती थी और इनफैक्ट उस दिन भी वो उसी की वजह से वहां गई थी, क्योंकि विलियम को घर में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। अब कार्ल पूछता है कि पुलिस को 4 साल पहले पता चला था कि आखिरी वक्त पर दोनों भाई बहन में लड़ाई हुई थी, क्योंकि विलियम ने उसे थप्पड़ मारा था। पर क्लेयर उसे बताती है कि विलियम बचपन में ऐसा नहीं था। असल में एक हादसे में उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उसके दिमाग का आधा हिस्सा काम नहीं करता और वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए शायद उस दिन भी उसे मैरिट की किसी बात पर गुस्सा आया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं उसे भी 12 साल से जानती हूँ, वो भी मैरिट से बहुत प्यार करता था। वेल, अब क्लेयर से बात करने के बाद कार्ल और अकरम पुलिस स्टेशन लौटने लगते हैं।
पर तभी कार्ल के फोन पर उसके बेटे जैस्पर के स्कूल से कॉल आता है। वो टीचर उससे कहती है कि जैस्पर 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया। ये सुनकर कार्ल अब घर दौड़ता है कि आखिर जैस्पर कहाँ है। पर तभी वहां उसे जैस्पर का रूममेट मार्टिन मिलता है, जो उससे कहता है कि अभी जैस्पर किसी लड़की के साथ कमरे में है, इसलिए आप अंदर मत जाना। फिर हम देखते हैं कि जैस्पर बाहर आता है, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। फिर अगले सीन में हम रोज और मोरा को देखते हैं। अब रोज उससे शिकायत करती है कि मैं टेबल पर बैठकर फालतू काम करते करते थक गई हूँ, इसलिए मुझे भी कार्ल की तरह केस इन्वेस्टिगेट करने हैं। लेकिन मोरा उसकी बात को अनसुनी करके कहती है, अभी तुम तैयार नहीं हो, इसलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये सुनकर रोज गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर कार्ल हॉस्पिटल में हार्डी से अपने बेटे जैस्पर की बात कर रहा होता है, लेकिन हार्डी उसे समझाता है कि जैस्पर बड़ा हो गया है और अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है। लेकिन कार्ल को उसकी बात जचती नहीं, इसलिए वो मैरिट की फाइल वहीं छोड़कर स्टेशन लौट आता है ताकि हार्डी अकेले में उस केस फाइल को पढ़कर कोई नया सुराग ढूंढ सके। इसके बाद सीन मैरिट पर आता है, जो उसी अजीब चैम्बर में सो रही होती है। तभी अचानक सारी लाइट्स जल जाती हैं, जिसके बाद माइक पर बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है, गुड मॉर्निंग मैरिट। इस तरह हमें पता चलता है कि वो किडनैपर एक नहीं बल्कि 2 हैं, यानी एक बूढ़ी औरत और दूसरा उसका बेटा। फिर दोनों उससे कहते हैं कि चलो आज फिर से तुम्हारा टेस्ट शुरू करते हैं। तो मैरिट उन्हें जवाब देती है कि शायद तुम उन लोगों के परिवार से हो जिन्हें मैंने जेल भिजवाया था, इसलिए अब तुम लोग मुझसे बदला ले रहे हो। इसके बाद वो उन्हें तमाम नाम गिनाती है जिन्हें उसने सजा दिलवाई थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि इनमें से कोई मेरे परिवार का नहीं है। ये सुनकर मैरिट चीखने लगती है, तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देते? अभी के अभी मुझे मार दो और सबके सब खत्म कर दो। लेकिन इस पर वो दोनों चुप रहते हैं, जैसे उनका मकसद कुछ और हो। अब अगले सीन में हम स्टीफन को देखते हैं, यानी मैरिट का वही सुपरवाइजर। अब कार्ल ने उसके केस के रीओपन होने के बाद उसे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो कार्ल के ऑफिस में मिलने आता है। अब यहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि मैरिट के कुछ गहरे राज थे जो सिर्फ उसे पता थे। लेकिन अब कार्ल उससे कुछ और पूछ पाता, तब तक अकरम वहां आ जाता है और कहता है कि ऊपर चलो, क्योंकि मोरा मीडिया को मैरिट के केस की खबर देने वाली है, इसलिए उसने ऊपर बुलाया है। इसके बाद कार्ल तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, जहां मोरा मीडिया के सामने अनाउंस करती है कि हमारे नए डिपार्टमेंट के हेड अब कार्ल होंगे, जो मैरिट का केस संभालेंगे। इसके बाद कार्ल अपनी स्पीच देता है, जबकि उसकी सारी बातें वो बूढ़ी औरत टीवी पर सुन रही होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पुलिस ने केस रीओपन कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि विलियम भी अपनी बहन की खबर देखकर एगली हाउस से भाग जाता है। दूसरी तरफ कार्ल की तबीयत पहले से और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मीडिया वाले उस केस को लेकर उससे सवाल किए जा रहे थे। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या आपको उस शख्स का पता चला जिसने आपकी टीम पर गोलियां चलाई थी? तो ये सुनते ही कार्ल के दिमाग में वो पुराना हादसा फिर से घूमने लगता है, जिससे उसकी सांसें थमने लगती हैं। अब मोरा उसे बाहर भेज देती है और बाहर आते ही कार्ल को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसके बाद वो कोलैप्स होने लगता है। पर तभी सही वक्त पर अकरम वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब 3rd एपिसोड की शुरुआत कार्ल और अकरम से होती है। हम देखते हैं कि वो दोनों फिलहाल उसी शिप पर होते हैं जहां से मैरिट 4 साल पहले गायब हुई थी। यहाँ अकरम कार्ल को बताता है कि पुलिस को अभी अभी पता चला है कि विलियम एगली हाउस से भाग गया है, लेकिन इसकी वजह किसी को नहीं पता। अब कार्ल पूछता है कि उस दिन विलियम और मैरिट की लड़ाई किस बात पर हुई थी, तो अकरम जवाब देता है कि असल में विलियम की टोपी नीचे गिर गई थी और उसे लेने के लिए वो शिप से कूदने वाला था, इसलिए जब मैरिट ने उसे ऐसा करने से रोका तो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अब सच का पता लगाने के लिए कार्ल अचानक अकरम की टोपी उतारकर पानी में फेंक देता है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो टोपी कार पार्किंग एरिया में जाकर गिर जाती है। ये देखकर अकरम कहता है कि इसका मतलब यहाँ इतनी तेज हवा चलती है कि शायद उस दिन भी टोपी पानी में नहीं, इसी पार्किंग लॉट में गिरी होगी। फिर वो दोनों टोपी ढूंढते हुए पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां कार्ल उससे कहता है कि यहाँ तो ढेर सारे सीसीटीवी हैं, यानी मैरिट किसी न किसी कैमरे में जरूर आई होगी। पर अकरम बताता है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स चेक कर ली हैं, लेकिन मुझे मैरिट कहीं दिखाई नहीं दी। तो ये सुनकर कार्ल कहता है कि इसका मतलब किसी ने उस पर पैनी नजर रखी होगी और मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लिया होगा। खैर, अब शिप की जांच खत्म करके वो दोनों सीधा माहौर के लिए निकल पड़ते हैं, वही जगह जहां मैरिट और विलियम उस दिन जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि माहौर वही जगह थी जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी।
अब ये दोनों माहौर के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ के कांस्टेबल कॉनिंगम से मिलते हैं। अब कार्ल उससे कहता है कि हमें मैरिट की फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। तो कॉनिंगम उन्हें बताता है कि मैरिट की फैमिली की किस्मत बहुत ही खराब रही, क्योंकि पहले तो उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन फिर उसके पापा शराबी बन गए और इस माहौल की वजह से मैरिट अक्सर पुलिस स्टेशन आती थी। वो आगे कहता है कि इससे आगे की जानकारी के लिए आप उसके केस की फाइल ठीक से पढ़ लो, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब कार्ल पूछता है कि आखिर विलियम के साथ क्या हुआ था। तो कॉनिंगम बताता है कि एक दिन हैरी नाम का एक लड़का चोरी करने उसके घर में घुसा था। उस दिन मैरिट बाहर थी और विलियम अंदर। उस दौरान उनके पिता उनसे अलग रहते थे, इसलिए घर में विलियम के सिवा कोई नहीं था। और फिर हैरी के साथ हुए उसी झगड़े में विलियम का सर फट गया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके दिमाग में दिक्कत आ गई। जबकि दूसरी तरफ जब हैरी को पता चला कि पुलिस उसके पीछे है, तो उसने शिप से कूदकर खुद की जान ले ली। अब कार्ल ये सुनकर कहता है कि हमें मैरिट के पापा जेमी का पता बताओ, क्योंकि ये सब सुनकर लगता है कि हमें उनसे मिलना होगा। इस तरह अब वो दोनों जेमी के घर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि हम मैरिट का केस रीओपन कर रहे हैं, लेकिन जेमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे देखकर कार्ल पूछता है कि इतने सालों से आप अपने बच्चों से दूर क्यों थे। तो जेमी कहता है, मैं कभी अच्छा पिता नहीं बन सका, उल्टा हमेशा नशे में ही रहता था, इसलिए मैरिट चाहती थी कि मैं उन दोनों से दूर रहूं। कार्ल पूछता है, अगर ऐसा था तो 12 साल बाद मैरिट तुमसे मिलने क्यों आई। तो जेमी बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आने वाली हैं, लेकिन वो जब आई तो दुख देकर ही गई, क्योंकि वो यहाँ से मेरी पत्नी लैला का कीमती हार चुरा कर ले गई। खैर, अब जेमी से बात खत्म करके कार्ल अकरम से कहता है कि तुम विलियम का पता लगाओ, तब तक मैं बाकी चीजों पर फोकस करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि विलियम अपने पुराने घर में घुसता है, जहाँ वो अपनी एक ड्राइंग ढूंढता है जिसमें उसने एक आदमी की तस्वीर बनाई थी, और फिर उस ड्राइंग के मिलते ही वो उसे लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ रोज कार्ल से कहती है कि मैं भी मैरिट के केस पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना सीखना है। तो कार्ल कहता है, मोरा राजी नहीं होगी, पहले उससे पूछो। लेकिन रोज कहती है कि वो नहीं मान रही, तभी तो मैं बोल रही हूँ। इस तरह जब वो जिद करती है तो उसकी डेडिकेशन को देखकर कार्ल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद रोज भी उनके साथ मैरिट के केस को समझने लगती है। और फिर एक दिन कार्ल उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मैरिट 12 साल बाद जेमी से मिलने क्यों गई होगी। तो रोज उससे कहती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मैरिट अपने बाप से नफरत करती थी, यानी 12 साल बाद वो उससे मिलने नहीं बल्कि किसी और से मिलने गई थी। अब कार्ल मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। फिर वो कहता है कि अब तुम जल्दी से मैरिट की पूरी कॉल हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शंस, मैसेजेस और ईमेल्स चेक करो। तभी रोज पूछती है कि फिर उस अनजान आदमी के धमकी भरे मैसेजेस का क्या। तो कार्ल बताता है कि उसका तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मैसेजेस उसे अलग अलग साइबर कैफे से भेजे गए थे। इसके बाद सीन अकरम पर आता है, जो विलियम को ढूंढते ढूंढते मैरिट के पुराने घर पहुंचता है। अब वहाँ घर में घुसते ही उसे कुछ अजनबी लोग नजर आते हैं। फिर अकरम उन्हें विलियम की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़का यहाँ पर आया था। तो एक आदमी कहता है, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते। तभी अकरम उनमें से एक का कॉलर पकड़कर फिर से पूछता है। तो ये देखकर वो लोग डरकर उसे बताते हैं, हाँ, वो यहाँ आया तो था, लेकिन हमने उसे भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद अकरम कार्ल को लेकर क्लेयर के घर पहुंचता है, जहाँ वो दोनों क्लेयर से पूछते हैं कि क्या विलियम यहाँ पर आया था, क्योंकि कुछ देर पहले उसे आसपास देखा गया है। इसलिए अगर कुछ छुपा रही हो तो बता दो, वरना प्रॉब्लम होगी। पर क्लेयर अभी भी साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर नहीं आया। पर कार्ल को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है। तभी अकरम गार्डन में विलियम को ढूंढ लेता है, जहाँ वो अकेला बैठकर रो रहा होता है। हालांकि क्लेयर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए कार्ल उससे कुछ नहीं कहता। फिर विलियम कार्ल को अपनी ड्राइंग दिखाता है, जिसमें सर पर बर्ड वाली अजीब सी टोपी पहना हुआ एक आदमी बना था। अब विलियम कार्ल को इशारों में बताता है कि ये आदमी शिप पर भी था और घर पर भी। इस तरह अब पूछताछ खत्म करके कार्ल विलियम को एगली हाउस छोड़कर अपने ऑफिस वापस लौट आता है। फिर ऑफिस में रोज उसके सामने मैरिट के सारे कोर्ट केसेस की फाइल्स लेकर आती है, लेकिन कार्ल उससे कहता है कि ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम अपना सामान पैक करो और माहौर जाओ। वहाँ जाकर तुम पता लगाओ कि कांस्टेबल कॉनिंगम मैरिट के अतीत की सच्चाई क्यों छुपा रहा है। अब इसके आगे कार्ल कुछ और बोल पाता, तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो फौरन अपने घर के लिए दौड़ पड़ता है। वहाँ मार्टिन उसे बताता है कि जैस्पर घर छोड़कर चला गया है। फिर अगले सीन में हम वैलेंस को देखते हैं, जो ऑफिस में विलियम को ड्राइंग बनाते हुए देख रही होती है।
यहाँ विलियम फिर से उसी बर्ड टोपी वाले आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसको उसने घर और शिप दोनों जगह पर देखा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि विलियम सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ती है जिसके बाहर अंधेरे में वही बर्ड टोपी वाला आदमी खड़ा होता है, लेकिन अंधेरा होने से उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिखता। इसलिए विलियम ड्राइंग बनाकर उसे याद करने की कोशिश कर रहा था और इसी सस्पेंस के साथ ये थर्ड एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है जहां विलियम अपनी टोपी शिप से नीचे फेंकता है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो टोपी पानी में नहीं गिरती बल्कि वो कार पार्किंग एरिया में जाकर गिर जाती है। इसके बाद मैरिट उस टोपी को उठाने वहां पहुंचती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत सही मौका देखकर अपने बेटे की मदद से मैरिट को किडनैप कर लेती है। फिर जब मैरिट की आंखें खुलती हैं, तो वो एक चैम्बर में कैद होती है जिसके चारों तरफ कैमरे और स्पीकर्स लगे होते हैं। अब वो चीखती है कि मैं एक सरकारी वकील हूँ, इसलिए मेरे गायब होने की खबर मिलते ही पूरी पुलिस मुझे ढूंढने लगेगी, जिसके बाद वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तो अगर बचना चाहते हो तो मुझे अभी छोड़ दो। लेकिन वो दोनों उसकी बातें अनसुनी करके चैम्बर में तेज गाना बजा देते हैं जिसके दर्द से मैरिट परेशान होकर नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है जहाँ कार्ल डिटेक्टिव लोगन के साथ होता है। अब कार्ल उससे पूछता है कि मेरे केस में आगे कुछ पता चला। असल में कार्ल उस केस की बात कर रहा था जिसकी तफ्तीश में वो और हार्डी एंडरसन के साथ थे और उन पर हमला हो गया था। अब लोगन उससे झुंझलाकर कहता है कि मेरे पास फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन कार्ल उसे समझाता है कि परेशान मत हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इससे ये केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। फिर वो उसे बताता है कि जिसने हम पर गोलियां चलाई थी वो घर के अंदर पहले से इंतजार कर रहा था। तो क्या तुमने घर के अंदर कोई सुराग देखा जो उसकी मौजूदगी दर्शाता हो? लेकिन लोगन उसकी बात मानता ही नहीं क्योंकि उसके हिसाब से कातिल बाहर से आया था। अब इस पर दोनों में बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद कार्ल उससे कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गवाह कैरोलिन ने कातिल को कार में भागते हुए देखा था, है ना? तो लोगन कहता है कि हाँ, वो उसके हिसाब से गाड़ी से उतरकर सीधा फुटबॉल ग्राउंड की तरफ भाग गया था। अब ये सुनकर कार्ल समझ जाता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो आदमी थे। फिर वो लोगन को समझाता है कि फुटबॉल ग्राउंड के हिसाब से वो भागने वाला आदमी जिस सीट पर बैठा होगा वो पैसेंजर सीट होगी, ना कि ड्राइवर सीट। इसका मतलब कार कोई दूसरा आदमी चला रहा था, मतलब वो दो लोग थे। ये सुनकर लोगन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने इस पर गौर ही नहीं किया था। इसके बाद सीन रोज पर शिफ्ट होता है जो माहौर आकर कांस्टेबल कोनिंगम से हैरी और उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही होती है। अब कोनिंगम उसे बताता है कि हैरी बहुत ही बदतमीज था और उसकी रोज किसी न किसी से लड़ाई होती थी, जिस वजह से वो अक्सर पुलिस स्टेशन लाया जाता था। वो बताता है कि उसी की वजह से मैरिट भी विलियम को लेकर हमेशा के लिए माहौर छोड़ गई और कभी वापस नहीं आई। तभी पास बैठा कोनिंगम का बेटा कॉलिन रोज को बताता है कि मैरिट असल में एक बार लौटी थी, वो भी हैरी के फ्यूनरल पर। अब रोज हैरान होकर पूछती है कि हैरी ने ही विलियम को मारने की कोशिश की थी, फिर मैरिट फ्यूनरल में क्यों आई? तो कोनिंगम बताता है कि मैरिट और हैरी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब हैरी का बिजनेस चौपट हो गया तो उसकी हालत खराब हो गई और उस वजह से वो एक दिन मैरिट के ही घर में चोरी करने घुस गया। अब रोज पूछती है कि क्या मैं हैरी की फैमिली से मिल सकती हूँ? तो कोनिंगम कहता है कि उसके पिता तो पहले ही मर चुके हैं और अब सिर्फ माँ एल्सा जिंदा है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ जाना चाहती हो तो कोलिन तुम्हें वहाँ ले जाएगा। अब रास्ते में कोलिन रोज को बताता है कि कल रात मैंने भी मैरिट की फाइल पढ़ी थी और उसके अंदर नेकलेस को सर्कल से मार्क किया गया था, जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शायद वो कोई अहम सुराग हो। तो रोज कहती है कि अब हम अच्छे दोस्त है ना, तो तुम मुझे उसका फोटो भेज देना। तो इस पर कोलिन मान जाता है। इसके बाद वो दोनों एल्सा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं होती, जिस पर कॉलिन कहता है कि शायद वो चर्च गई होंगी क्योंकि वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हैं। अब रोज कहती है कि फिर यहाँ रुकने का फायदा नहीं, इसको अगली बार देखेंगे, फिलहाल मैं स्टेशन जाकर कार्ल को रिपोर्ट दे दूंगी। अब अगले सीन में हम कार्ल को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ विक्टोरिया से बात कर रहा होता है। असल में उन दोनों का तलाक हो चुका था और विक्टोरिया एक एयर होस्टेस थी जो अक्सर बाहर रहती थी। यही वजह थी कि उसने जैस्पर को कार्ल के पास छोड़ा था। अब विक्टोरिया बताती है कि जैस्पर भागकर मेरी माँ के पास चला गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो और उससे थोड़ा ठीक से पेश आया करो क्योंकि वो तुम्हें अपना आदर्श मानता है, पर अगर तुम ही उससे ठीक से बात नहीं करोगे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। अब ये सुनकर कार्ल उस पर भड़क जाता है क्योंकि उस दिन घर में जैस्पर को लड़की के साथ देखकर उसका मूड काफी खराब हुआ था, लेकिन वो इस बात को फिलहाल विक्टोरिया को नहीं बताता। अब देखते ही देखते दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद विक्टोरिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो क्योंकि मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं जा रही हूँ।
इधर हम देखते हैं कि रोज ऑफिस में अकरम को नेकलेस की बात बता रही होती है, जहाँ पर अकरम उससे पूछता है कि ये तो वही नेकलेस था ना जो मैरिट ने चुराया था। तो रोज बताती है कि हाँ, लेकिन ये चोरी के वक्त घर में था, पर बाद में हैरी के फ्यूनरल पर जब मैरिट लौटी तो उसने उसे चुरा लिया। तभी कार्ल वहाँ आता है, जिसके बाद ये तीनों केस पर डिस्कस करने लगते हैं। अब इसी बीच अकरम को मैरिट के ऑफिस के सामान में एक लव लेटर मिलता है, जिसके लास्ट में एस अक्षर लिखा होता है और साथ में ये भी कि मैं तुम्हारा उसी रूम में वेट करूंगा। अब कार्ल पूछता है कि मैरिट के ऑफिस का सारा सामान किसने इकट्ठा किया था, तो अकरम जवाब देता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट सेवरीन ने। इसके बाद वो दोनों सेवरीन को ऑफिस बुलाकर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। अब सेवरीन कहती है कि मैं उसके लव लेटर के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर आगे कार्ल पूछता है कि क्या मैरिट का किसी लड़के के साथ अफेयर था, तो सेवरीन मना करते हुए कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हालांकि ऑफिस के कई लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो आगे बताती है कि वो बस कभी कभी लियाम के साथ वक्त बिताती थी, क्योंकि वो दोनों फिंच का केस साथ में हैंडल कर रहे थे। साथ ही एक दिन मैरिट ने कहा था कि उसे लियाम पसंद है, लेकिन लियाम शादीशुदा था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद कार्ल तुरंत लियाम से मिलने पहुंचता है और उससे सीधे पूछता है कि तुम्हारे और मैरिट के बीच में क्या चल रहा था। तो लियाम अपना बचाव करता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन कार्ल उसके सामने बार बार वही सवाल दोहराता है कि सच बताओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आखिरकार लियाम टूट जाता है और कहता है कि हम सिर्फ 1 महीने साथ थे और फिर मैरिट ने खुद रिश्ता तोड़ लिया, जबकि उसने इसकी वजह भी नहीं बताई। इसके बाद कार्ल पूछता है कि तुम दोनों कहाँ मिलते थे, तो लियाम थोड़ा हिचकिचाकर बताता है कि प्रिंसेस गार्डन होटल में, और हर बार मैरिट ही खर्चा उठाती थी। फिर कार्ल पूछता है कि इस बीच तुमने कुछ नोटिस किया था कि वो क्या करती है, किससे बात करती है, या उसने कभी किसी का जिक्र किया हो। तो लियाम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात अजीब थी, रूम बुक करते वक्त वो अपना असली नाम नहीं बल्कि लैला नाम इस्तेमाल करती थी। अब दोस्तों यहाँ हमें याद आता है कि लैला असल में उसकी माँ का नाम था। खैर, अब कार्ल, अकरम और रोज तीनों उस होटल में पहुंचते हैं, जहां वो मैनेजर से जबरदस्ती मैरिट की सारी जानकारी निकलवाते हैं। फिर जाते वक्त अकरम कार्ल को बताता है कि मैरिट ने गायब होने से 2 महीने पहले इसी होटल का सेम रूम 6 बार बुक किया था, और उसमें वो पहली बार लियाम के साथ नहीं आई थी बल्कि किसी सैम नाम के आदमी के साथ उसकी बुकिंग थी। इसके बाद सीन मैरिट पर आता है, जो उस चैम्बर में कैद होती है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि फिर से सोचो और बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों बंद हो। अब इस बार मैरिट सैम से अपनी आखिरी मुलाकात याद करती है, जहाँ वो दोनों प्रिंसेस गार्डन होटल में होते हैं। वहाँ सैम उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मैरिट कहती है कि मैं अपने पापा से मिलने माहौर जा रही हूँ। सैम आगे पूछता है फिर हम कहाँ मिलेंगे, तो मैरिट जवाब देती है पता नहीं, लेकिन जब मिलना होगा तब मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब आखिर में वो बूढ़ी औरत मैरिट को बताती है कि तुम्हारी वजह से सैम मारा गया, जिसे सुनकर मैरिट सदमे में चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब होती है 5th एपिसोड की शुरुआत कार्ल और अकरम से। अब ये दोनों एक क्लाइंबिंग एकेडमी पहुंचते हैं, जहां लोगों को पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दरअसल वो वहां सैम की मौत के राज खोलने आए थे, क्योंकि 4 साल पहले सैम की लाश इसी एकेडमी में मिली थी। अब कार्ल वहां के मालिक पॉल से सैम के बारे में पूछता है, तो पॉल उसे बताता है कि सैम हर हफ्ते क्लाइंबिंग करने यहाँ आता था और अब उसे मरे हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन आप अब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो कार्ल कहता है कि सैम की मौत के 1 दिन बाद मैरिट नाम की सरकारी वकील भी गायब हो गई थी और हमें पता चला है कि वो दोनों काफी करीब थे। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर सैम की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताता, क्योंकि हम अच्छे दोस्त थे। ऊपर से उसके पास ऑफिस की व्यवस्था के अलावा वक्त ही नहीं था, तो लड़कियों के साथ उसका रिश्ता तो मेरी समझ से बाहर है। अब कार्ल पूछता है क्या हमें उसकी कोई फोटो मिल सकती है, तो पॉल इतने में सामने वाली दीवार से एक फोटो उतारकर उसे दे देता है। लेकिन कार्ल नोटिस करता है कि उस फोटो में सैम ने अपने हाथ को आगे करके रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब थोड़ी और पूछताछ के बाद वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां सैम ने आखिरी बार क्लाइंबिंग की थी। फिर अकरम उससे कहता है कि यहाँ ढेर सारे साइन बोर्ड्स हैं जिन पर लिखा है कि यहाँ अकेले क्लाइंबिंग करना मना है, और सैम यहाँ अक्सर आता था। इसका मतलब उसे भी इस बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो अकेला इस पर चढ़ने आया, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। अब कार्ल सोचता है कि इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। या तो वो अपने पागलपन का शिकार हुआ, या फिर किसी ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद
सीन मैरिट पर जाता है, जो चैम्बर में सैम के बारे में सोच रही होती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मैरिट एक रेस्टोरेंट में पहली बार सैम से मिलती है। उस वक्त सैम एक रिपोर्टर था जो बड़े भ्रष्ट लोगों पर लिखता था, और वो मैरिट से इसीलिए मिला था क्योंकि वो ऐसे केसेस को अक्सर लड़ा करती थी, इसलिए वो उसके बारे में आर्टिकल लिखना चाहता था। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये सब बातें ऊपर ऊपर की थी, जबकि उसका असली मकसद क्राउन ऑफिस के अंदर की जानकारी निकालना था। अब मैरिट तो ऑलरेडी एक वकील थी, इसलिए वो उसके मन की बात को समझ जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरे बहाने क्राउन ऑफिस की खबर चाहते हो, है ना? तो सैम हंसकर कहता है कि तुम तो एक बार में समझ गई। खैर, जब पता चल ही गया है तो मुझे बताओ कि क्या मुझे वो जानकारी मिल सकती है? तो मैरिट इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कार्ल और अकरम सैम के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ वो जर्नलिस्ट का काम करता था। यहाँ पर सैम का बॉस उन्हें बताता है कि सैम अक्सर छुपकर काम करता था, इसलिए मैं भी कभी उससे मिला नहीं, बल्कि हमारी सिर्फ फोन पर बात होती थी, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद कार्ल हार्डी के पास जाता है, जहां हार्डी उससे कहता है कि मुझे मैरिट की किडनैपिंग का सुराग मिला है। वो कहता है कि मैरिट का पिता जेमी बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी माँ लैला अमीर खानदान से थी। साथ ही खुद मैरिट भी लैला के कार्ड से पेमेंट करती थी, जो कि एक ट्रस्ट फंड से जुड़ा था, यानी उसके पास ढेर सारा पैसा था, और शायद इसी पैसे के लिए किसी ने उसे किडनैप किया होगा। फिर अगले दिन ऑफिस में कार्ल यही बात अपनी टीम को समझाता है। तभी अकरम पूछता है कि अगर मैरिट मर जाती तो वो पैसा किसे मिलता, जिस पर हार्डी बताता है कि विलियम को, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं, इसलिए पैसा उसके लीगल गार्जियन को मिलता। ये सुनकर कार्ल को याद आता है कि विलियम की गार्जियन फिलहाल डॉक्टर वैलेंस है, इसलिए अब वो पूरी टीम लेकर एगली हाउस पहुंचता है। फिर वहाँ वो वैलेंस को सब सच सच बताता है और उससे पूछता है कि क्या वो इसमें शामिल है, लेकिन वैलेंस इससे साफ मना कर देती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और पैसों के लिए मैं विलियम की देखभाल नहीं करती। इस पर कार्ल उससे पूछता है कि फिर महंगी गाड़ियाँ और ये फैसिलिटी चलाने का पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? तो इस पर वैलेंस चुप हो जाती है। अब कार्ल असल में जानता था कि वैलेंस ने किडनैपिंग नहीं करवाई, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे इस पैसे के बारे में पता था, जिस वजह से वो विलियम का गलत फायदा उठा रही थी। इसलिए अब वो वैलेंस को कोर्ट के हवाले छोड़ देता है और जाते वक्त विलियम को साथ ले जाता है। इसके बाद वो उसे क्लेयर के घर छोड़ देते हैं, क्योंकि सिर्फ वही थी जो विलियम की सच्ची देखभाल करती थी। फिर अगले सीन में रोज कार्ल को बताती है कि मुझे मैरिट की पुरानी चीजें पढ़ते वक्त कुछ पता चला। असल में वो हमेशा महंगी ड्राई क्लीनिंग शॉप से कपड़े धुलवाती थी, लेकिन गायब होने से एक हफ्ता पहले उसने किसी छोटी दुकान से कपड़े धुलवाए थे, और ये सब मुझे बहुत ही अजीब लगा था। अब कार्ल उससे कहता है कि फौरन अकरम को साथ लेकर उस दुकान के मालिक से बात करो। फिर रोज और अकरम उस दुकान पर पहुंचते हैं, जहां रोज वहां की मालकिन शेरले को 4 साल पुरानी स्लिप दिखाती है, जिसमें मैरिट का नाम लिखा होता है, और वो उससे पूछती है कि इस लेडी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं। अब उस स्लिप पर नाम देखते ही शेरले गुस्से से भर जाती है और कहती है कि अगर इस औरत के बारे में पूछने आए हो तो मैं कोई मदद नहीं करूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बेटी क्रिस्टी जेल में है और जेल में उस पर जानलेवा हमला भी हुआ है। शेरले कहती है कि मैरिट इसी वजह से 4 साल पहले माफी मांगने आई थी, लेकिन मेरे बेटे ने उसे यहाँ से भगा दिया। अब रोज कहती है कि हमें क्रिस्टी से मिलना है, तो शेरले जवाब देती है कि उससे तो जेल में ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी जेल में बंद है। फिर रोज और अकरम क्रिस्टी से मिलने जेल पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टी शुरू में तो मना करती है कि मैं मैरिट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर अकरम उसे प्यार से समझाता है तो वो तैयार हो जाती है। आगे क्रिस्टी बताती है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में एड्रीना नाम की एक औरत से मिली थी, जो बाद में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। फिर एड्रीना ने मुझे बताया कि उसका पति उसे बुरी तरह से मारता है, और मुझे उसकी बात सच लगी, क्योंकि उसके शरीर की कई हड्डियां फ्रैक्चर हुई दिख रही थी। फिर वो कुछ दिन मेरे साथ रही, लेकिन एक दिन अपने पति के डर से शेल्टर छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे वहां मरवा देगा। इसके बाद मैं उसे भूल गई, लेकिन फिर एक दिन मैंने टीवी पर उसके मर्डर की खबर को देखा, और न्यूज से ही मुझे पता चला कि उसका केस मैरिट ही संभाल रही है। अब अकरम उससे पूछता है कि तुम मैरिट के कौन से केस की बात कर रही हो? तो क्रिस्टी कहती है कि फिंच नाम के आदमी का केस, जिसे सुनकर रोज और अकरम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक फिंच बेकसूर लग रहा था। अब क्रिस्टी बताती है कि एड्रीना असल में फिंच की पत्नी थी और मैरिट एड्रीना के सपोर्ट में केस लड़ रही थी। खैर, क्रिस्टी के मुताबिक फिंच ने ही अपनी पत्नी को मारा था और कोर्ट में झूठ बोला था। क्रिस्टी आगे बताती है कि सुनवाई से पहले मैरिट मुझसे मिली थी और उसने मुझे ऑफर भी दिया था कि अगर मैं एड्रीना के लिए गवाही दूंगी तो मेरी सजा कम करवा देगी, पर आखिरी वक्त पर उसने अपना वादा तोड़ दिया। क्रिस्टी कहती है कि उसी जेल में फिंच के भी आदमी थे
और जब उन्हें पता चला कि मैं मैरिट से मिली हूँ और मैंने उसके खिलाफ गवाही देने की बात कही है, तो मुझे भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। अब कहानी यहाँ से 4 साल पीछे जाती है, जहाँ क्रिस्टी मैरिट को फोन पर बताती है कि 2 औरतें मुझे मारने आई हैं, मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मैरिट ने उस वक्त वो सब झूठ समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर अगले दिन स्टीफन मैरिट को बताता है कि क्रिस्टी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो बाल बाल बची है। इसके बाद मैरिट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जिसके बाद वो क्रिस्टी की हालत को देखकर फौरन सैम को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जल्द ही मैं आपके लिए इसके आगे के 4 एपिसोड्स भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अब तक ये लोग जो ढूंढ रहे हैं, ये कहानियां उससे एकदम उलट होने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज को कमेंट्स में लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।